हैलेट स्त्री एवं प्रसूति विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी हैं। सब मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आज मैं जानकारी करना है कि जो डिलीवरी को लेके जो गर्भावस्था में है तो उनको क्या खाना चाहिए और पहले क्या खाना चाहिए और जो डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए। सबको मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर सीमा द्विवेदी, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से। देखिए, गर्भावस्था एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो जीव आगे बढ़ते हैं, यानी माँ की अपनी ज़रूरतें और साथ में उसके कोख में गर्भ में पलता हुआ बच्चा। तो इस वक्त माँ को अनेक न्यूट्रिएंट्स और ऐसे तत्वों की आवश्यकता होती है जो बच्चे के विकास में पूरी सहयोग दें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप समझ रहे हैं कि एक शरीर में बनने में किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। साथ में आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स और ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस सब का यानी एक बैलेंस्ड पूरा जो है ना थाली होनी चाहिए जिसमें एक बैलेंस्ड भोजन हो। हम कहते हैं सतरंगा यानी ये सातों रंग समाहित हो, हरा भी हो, लाल भी हो, ऑरेंज भी हो, सफ़ेद भी हो, ब्राउन भी हो, लेकिन आप तिरंगा याद रखिए कि कम से कम 3 रंग तो समाहित होने ही चाहिए। यानी सफ़ेद यानी कैल्शियम किससे आपको मिलता है? दूध से। तो सफ़ेद में आपका आता है दूध, अंडा, काजू, बादाम छिलका उतार के। तो ये सारी सफ़ेदी अपने आप में ऊर्जा लिया हुआ है। प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है। तिल भी कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो सफ़ेदी के साथ जब हम हरे की बात करते हैं तो हरे में आपकी सारी हरी साग सब्जियाँ आती हैं जो कि अच्छा सोर्स है आपके मल्टीविटामिन का और आयरन का भी। और इसके अलावा जब हम ऑरेंज की बात करते हैं, ऑरेंज यानी आपके सारे फल फलाहार। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट एक उचित मात्रा में, इन सब का भोजन में समायोजन बहुत ज़रूरी है। समय समय पे कैसे भोजन आपको लेना है? कम से कम 3 मेजर मील्स यानी 3 समय पूरा भरपूर भोजन। इसके अलावा 2 समय नाश्ता। तो नाश्ते में क्या आप कुरकुरा खाएंगे या मोमोज? ये ध्यान रखना है आपको कि आपके जो भारतीय व्यंजन हैं वो अपने आप में संपूर्ण होते थे। आप देखेंगे भारतीय थाली, उसमें देखिए आयुर्वेद भी कहता है षडरस, और उसमें सारे जो है सम्मिलित हों। जैसे चटनी है, चटनी में खट्टा है, उसमें मीठा भी, हमारे थाली में मिठास भी रहती है जो कि कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा सब चीज़ का समायोजन, जैसे दाल में प्रोटीन है, आपका पापड़ है, सारी चीज़ अगर पूरा व्यंजन आप देखेंगे भारतीय भोजन का, तो उसमें सारे षडरस होते हुए, सारे तत्व मिले हुए होते हुए सब कुछ रहता था। तो चबा चबा के भोजन करना है, समय पे भोजन करना है। ये आप रूल आप याद रखिए कि सुबह का भोजन 8 से 9 के बीच में जो कि अच्छा होना चाहिए, पूरी थाली भरी पूरी होनी चाहिए। दोपहर का भोजन 1 से 2 के बीच में, और शाम का भोजन भी सूर्य ढलने से पहले हो जाए, अच्छा रहता है। 7 से 8 के बीच में आप कर लें। तो ये 3 समय का भोजन करना है। क्या क्या भोजन में समायोजित होना चाहिए और कितना करना है, ये भी आवश्यक है। मैम, डिलीवरी के बाद फिर भोजन में भी कुछ संयम बरतना है? देखिए, भोजन में डिलीवरी से पहले भी आपका अच्छा खासा कैलोरीज ऐड ऑन हो जाती हैं। 500 से 600 कैलोरीज आप ऐड ऑन करते हैं। स्पेशली हम जब डाइट कैलकुलेट करते हैं मरीज़ का, तो हम देखते हैं यहाँ पर ज़्यादातर कम डाइट होती है महिलाओं की। 2200 से 2500-2600 के बीच में किलो कैलोरीज आनी चाहिए एक एवरेज वेट और एवरेज वर्क की महिला के लिए। लेकिन हमने, चूँकि इस पे मेरा एक शोध विषय भी चल रहा था गर्भवती माताओं में आहार को लेकर के, तो उसमें उसके ये निष्कर्ष थे कि यहाँ पर 80% महिलाओं के 1500 से 1600 किलो कैलोरीज का ही भोजन था। तो इतना कमी होने के कारण बच्चा भी कमज़ोर पैदा होता था, माँ में भी खून की कमी हो जाती थी। उसके साथ अन्य और भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बात करें तो कई हाई रिस्क डेवलप हो जाते थे। तो इसीलिए आहार का बहुत महत्व है, और वो आहार किस तरह लाभ देता है आगे की चर्चा में हम आपको बताएंगे। इसीलिए कुपोषण के जो कुपोषित बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, अगर आप ये कहें। बिल्कुल। आपका प्रश्न था कि डिलीवरी के बाद, तो ये ध्यान रखिए कि डिलीवरी के बाद हम माता को एडवाइस करते हैं कि 6 महीने तक
सिर्फ शिशु का आहार, मतलब सिर्फ अपना माता का दूध, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग कहते हैं। उसके बाद 2 साल तक बच्चे को माँ अपना दूध पिलाते रह सकती है, लेकिन 6 महीने बाद उसे ऊपर से अपना भोजन, माँ को गर्भावस्था के बाद जब डिलीवरी हो गई उसके बाद भी उसको अच्छा बैलेंस्ड आहार लेना पड़ता है, क्योंकि 600 किलो कैलोरीज हमें ऐड ऑन करते हैं ताकि उसको भी अच्छे से पर्याप्त दूध बने और बच्चे को दूध उपलब्ध करा सके। तो कैल्शियम रिच, आयरन रिच, प्रोटीन रिच डाइट कंटिन्यू होगी माता की जब तक बच्चा दूध पी रहा है। तो मैम अच्छा, एक और भी भ्रम की स्थिति है कि जो गर्भावस्था महिला है तो उनको श्रम को लेके होता है कि ज़्यादा मेहनत ना करें और कुछ काम करने के लिए भारी चीज़ें ना उठाएं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस समय क्या होता है, शरीर के सारे बॉडी के जो लिगामेंट्स हैं वो लैक्स हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। इसीलिए झटके से कोई काम नहीं, ना तो जॉइंट डिसलोकेशन हो जाएगा या मोच आ सकती है, समस्या हो सकती है। बच्चा एक माँ के गर्भ में पानी के थैले में घूमता है और कनाई चपकी होती है माँ के गर्भाशय से। कोई भी झटका उस कनाई को अपनी जगह से हटा करके ब्लीडिंग ला सकता है, ये खतरा हो सकता है। तो फिर माँ को कोई झटके वाला व्यायाम, कोई झटके वाला काम, कोई भारी चीज़ बिल्कुल उसे नहीं उठाना है, क्योंकि वो लैक्स जॉइंट्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन रूटीन अपना जो काम है वो आराम से कर सकती है, ध्यान रखते हुए कि उसका पोस्चर सही होना चाहिए। और कुछ योगा के ऐसे पोस्चर्स भी हैं जो ना सिर्फ जॉइंट्स को मजबूती देते हैं बल्कि नॉर्मल डिलीवरी में भी सहयोग करते हैं। इस पे भी हमारा शोध चला था, जिसके बड़े उत्साहवर्धक जो परिणाम आए थे, जिसमें कि कई महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हो पाई, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को सक्रिय रखा था और उन जोड़ों को मजबूत रखा था जिनकी आवश्यकता एक नॉर्मल प्रसव में होती है। मैम, ये गर्भ संस्कार क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, गर्भ संस्कार यानी हम संस्कारित करें बच्चे को माँ के पेट से ही। अब संस्कार किस किस में आवश्यकता होती है संस्कार की? एक संस्कारित शरीर जब पनपता है ना माँ के अंदर, उसके उचित आहार विचार व्यवहार से, तो बच्चे का जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है ना वो नॉर्मल होता है। अगर माँ का आहार ठीक नहीं है, वो कोई नशा वगैरह करती हो, तो बच्चा विकृत पैदा होता है, उसमें कई विकार आ सकते हैं। तो ये तो हुआ शारीरिक संस्कार। क्या होता है कि पूरी आकृति और जितने अपने अवयव हैं, ऑर्गन्स हैं, वो अच्छे से बने हों और अपना कार्य सुचारू रूप से करें। इसके लिए ज़रूरी है कि माँ एक उचित आहार ले, क्योंकि आहार जैसा होगा अन्न वैसा होगा तन, वैसा मन और वैसा जीवन। तो आहार प्रभाव डालता है पूरा बच्चा कैसे बनेगा, विकसित होगा। उसमें कमी होगी तो बच्चा विकृत होगा। और उसी प्रकार अब आते हैं, बात करते हैं बच्चे के मन की, क्योंकि पूरे व्यक्तित्व में तो मन की जब बात करते हैं तो माँ का मन कैसा है, माँ के सोच विचार, उसके इर्द गिर्द का वातावरण, उसके संवाद कैसे हैं, ये पूरा बच्चे के ब्रेन में। वो आपको बता दें, 5वें महीने से बच्चा सुनने लगता है और हर दिन 5000 से अधिक शब्द सीखता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा जो पैदा हुआ है गर्भ से, वो भाषाएं जानता था जो माँ बाप नहीं बोलते थे, यानी उसने सुना वातावरण से। तो वातावरण की जो निर्मित है माँ के इर्द गिर्द, माँ के अपना शरीर और उसकी सोच भी वातावरण निर्मित करती है। यानी माँ अगर स्ट्रेस में चली गई या तनाव में है, तो ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं माँ के शरीर से जो बच्चे को भी स्ट्रेस में डाल देते हैं। वो हार्मोन्स क्या करते हैं, धमनियों को संकुचित कर देते हैं। संकुचित से ब्लड सप्लाई जो है बच्चे की वो कम हो जाती है, तो बच्चे का ग्रोथ, बच्चे की बच्चे में भी कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि माँ प्रसन्नचित रहे, प्रफुल्लित रहे, उसे इर्द गिर्द का वातावरण बहुत सुंदर मिले, जिस वातावरण मतलब माँ का अपना भी सोच विचार अच्छा हो जाएगा। तो बच्चे के जो आजकल आप देख रहे हैं ऑटिज्म की समस्या, ऑटिज्म नाम की बीमारी बहुत ज़्यादा बच्चों में हो रही है। तो ये कई ऐसे रोग हैं जिनसे हम पार पा सकते हैं अगर माँ का आचार आहार विहार अच्छा हो। तो ये संस्कारित करना गर्भ से ही, आहार से लेके, विचार से लेके, व्यवहार से लेके, ये गर्भ संस्कार के अंतर्गत आता है। मैम, जीवन शैली भी जो है जो बड़ी अफेक्ट करती है। देखिए, गर्भ संस्कार पे हम 24 से अधिक कार्यशालाएं यहाँ करा चुके हैं। तो उसमें हम माँ को एक जीवन शैली कैसी हो, उसकी दिनचर्या कैसी हो, कैसा आचार विचार हो, जब वो बात करे तो उसका गर्भ संवाद कैसा हो, इस सब पे पूरी क्लास चलती है 1 घंटा की। तो वो भी सुधारने का पूरा प्रयास किया जाता है और उसके ऊपर जो शोध हमारा हुआ है उसके परिणाम बहुत उत्साहवर्धक आए हैं।
तो आशा है कि आगे चल करके हम इसे और वृहद रूप में सब जगह इसको इम्प्लीमेंट करा पाए हम। मैम इस वक्त ऑपरेशन से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की एक वो चल गई। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए तो नॉर्मल बच्चे पैदा नहीं होते, सिजेरियन से ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्या कारण है? देखिए, उसका कारण ये है कि पहले जो ऑपरेशन का इंडिकेशन होता था, पहले ऑपरेशन क्यों किए जाते थे? बच्चा अगर फंस गया, टेढ़ा मेढ़ा बेड़ा है और पैदा नहीं हो पा रहा तो होते थे। आज की डेट में अगर आप उठाकर आंकड़े देखें तो आज की डेट में 60 से 70% ऑपरेशन का कारण है फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस यानी बच्चे को अंदर गर्भ में परेशानी हो रही है, उसकी धड़कन कम हो रही है, उसने पखाना कर दिया या कोई ना कोई उसको अड़चन आ रही है बच्चे को। ऐसा क्यों हो रहा है? माँ का आहार विहार, अव्यवस्थित जीवन शैली के कारण कनाई जो बननी चाहिए जिससे बच्चे को ब्लड सप्लाई होता है, वो कनाई ठीक से नहीं बन रही है। कनाई बनने के बाद बच्चे को ब्लड सप्लाई सही नहीं हो रहा है। कनाई सही नहीं बनने का कारण पोल्यूशन, प्रदूषण, एडल्ट्रेशन, अव्यवस्थित और गड़बड़ भोजन शैली, ये सारी कुछ मिलाकर जो एक कनाई अच्छी बननी चाहिए, बच्चे का जो एक बॉडी अच्छा बनना चाहिए, दोनों चीज़ें गड़बड़ बन रही है। इसके कारण बच्चे का शरीर और मन अंदर से मजबूत नहीं है। थोड़ा सा भी बच्चे के ऊपर दबाव पड़ा, बच्चा का तुरंत धड़कन गई, पखाना किया और तुरंत हम लोगों को लेके भागना पड़ता है ऑपरेशन के लिए। मैम ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या? देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी हमारी संस्कृति में या इन जनरल एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये एक नॉर्मल शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें कि एक बच्चा जन्म लेता है। अगर उसमें कहीं ना कोई रिस्क आके जुड़ गया यानी खून की बहुत कमी है माँ को, या माँ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा जा रहा है, पेट गर्भ में 2-2, 3-3, 4 बच्चे हैं, या अन्य कोई ऐसी अड़चन आ गई, 2-2, 3-3 पहले ऑपरेशन हो चुके हैं, इस बार कहीं ऐसा ना हो कि बच्चेदानी फट जाए। कई कारण होते हैं जिनमें कि उस समय वो प्रेगनेंसी खतरे के दौर से गुजरती है, उसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। और इस प्रेगनेंसी में माँ को समय पर मतलब और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आकर के दिखाना चाहिए। मैम आखिरी सवाल, कोरोना के बाद से क्या स्थिति है इस वक्त? ये कोरोना काल के बाद भी बता रहे कि अब जो है बच्चों को कुछ दिक्कतें आ रही, क्या है? देखिए, कोरोना काल में हमारा ये सौभाग्य रहा कि माँ और बच्चे दोनों कम चपेट में आए। कोरोना काल में ये दोनों चपेट में कम आए, इसलिए जो प्रभाव हमें एक इन जनरल बाकी पब्लिक पे देखने के लिए मिल रहा है कि उनके ऊपर पोस्ट कोरोना इम्यून सिस्टम पे असर डालता था। शरीर का इम्यून सिस्टम गड़बड़ करके बॉडी की जो एक इम्यून रिस्पॉन्स था, उसका अपना इम्यून रिस्पॉन्स ही उसको मार डालता था। तो ये एक समस्या आती थी जिसके कारण अब भी फिर उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, हार्ट डिजीज़ के रूप में, लंग डिजीज़ के रूप में, तमाम चीज़ों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। लेकिन बच्चों में या गर्भवती माताओं में हमें ऐसी फ़िलहाल जो हम गर्भवती महिलाओं को हैंडल करते हैं तो हमें ऐसी कोई दिक्कत या ऐसा पोस्ट आफ्टर इफ़ेक्ट कोरोना का, क्योंकि वो उससे बहुत कम पीड़ित हुई थी और हमारे यहाँ हमारे डिपार्टमेंट की उपलब्धि भी थी कि कोई यहाँ पर कोई कोरोना से मरीज़ नहीं मरा। बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत अच्छी जानकारी दी कि आपने कि गर्भावस्था से पहले क्या खाया जाए, बाद में खाया जाए, कितना श्रम किया जाए। और जो मैम ये गर्भ संस्कार, इसका एक अलग से एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे क्योंकि लोगों के लिए कम से कम जानकारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, नमस्कार। नमस्कार।